तो एक और इजी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग केवल सूत्र में मान बस रखना है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड या के पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे आप त्वरण की गणना करें। तो त्वरण का सूत्र तो हम लोगों को कुछ खास नहीं, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन अर्थात वेग बटे समय। तो यहाँ पे हम लोगों को बल के सूत्र का उपयोग करना। सबसे बड़ा घटक यहाँ पे कौन है? बल है। सबसे बड़ा घटक हम लोगों का यहाँ पे बल है। तो अब बल के सूत्र को आपको हमारे ख्याल सबको जानकारी है पहले से कि बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा में त्वरण। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आने हैं आपको। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम लोगों को बल का मान कितना दिया है? 10 न्यूटन। द्रव्यमान कितना दिया है? केवल 5 किलोग्राम। वैसे ये मात्रक लिखे नहीं जाता, मैंने लिख के दे दिया। त्वरण अर्थात एक ही गणना हम लोगों को करनी है। तो एक के मान के लिए आप इसको नीचे ले जाएंगे। 10/5 कितना हो जाएगा? केवल 2। तो एक ही वैल्यू हो जाएगी हमारी केवल 2। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण की वैल्यू। तो कुछ खास नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन था। बस हमने बस यहाँ पे क्या देखा कि आप लोगों से पूछा गया था त्वरण, पर हम लोग सूत्र लगा रहे हैं किसका? बल का। मतलब कुछ खास नहीं, बस हमें तो ये ध्यान देना है कि हमें तो ये पता है कि बल के सूत्र में ही त्वरण होता है। तो हम लोग इसका और इसका मान रख के त्वरण की गणना कर लेंगे। तो 2 सवाल काफ़ी ईजी लिए गए हैं जिनमें आप लोगों को केवल सूत्र याद करके उनमें मान रखना है बस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। ठीक है। तो अब बल के साथ साथ आपके बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है हम लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें लगता है मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को कि कोई बल जो है 1 किलोग्राम पिंड की गति कोई तो जब हम इसको चित्र से समझाने की कोशिश करें आपको, ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आए कि मान लीजिए कोई पिंड है, इसका भार कितना है? 1 किलोग्राम। ये पहले से गतिशील था, किस वेग से? तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान था। इस पर आपने कोई बल लगा दिया F। तो जैसे ही आपने इस पर बल लगाया तो इसका वेग जो है बढ़ के कितना हो गया है? तो आप बोलेंगे इस 1 किलोग्राम के पिंड का ही वेग जो है बढ़ के हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य कर लिया है? ठीक है। और कार्य का सूत्र आप लोगों को याद है? कार्य का सूत्र आपको याद है तो आप उस पर बल लगाते हैं और साथ में क्या लगाते हैं? विस्थापन। ठीक है। तो ये कार्य का सूत्र है। तो कार्य के सूत्र को निकालने के लिए हम लोगों को बल का मान भी निकालना पड़ेगा और विस्थापन का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोगों को बल और विस्थापन का मान चाहिए यहाँ से। फिर अगली कहानी किसकी बन रही है? अगली कहानी हम लोगों को अब यहाँ पे ना तो हमारे पास बल है और ना ही विस्थापन है, लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 वेग हैं। और जब भी 2-2 वेग होते हैं तो 2-2 वेग होने पर आप लोग किसका आपको ध्यान आना चाहिए? गति के समीकरणों का। 2-2 वेग होने पर हम लोगों को गति के समीकरण का ध्यान आना चाहिए। गति के समीकरण में आपको 2-2 वेग दिए हैं पर इसमें समय नहीं दिया है। तो ऐसा कौन सा सवाल है या ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि 2-2 वेग तो हों पर हम लोगों को समय का उपयोग ना करना पड़े? ठीक है। तो आपको तुरंत ध्यान आएगा कौन से समीकरण का? तो आप बोलेंगे सर हमें कल आपने बताया था, फिर आप लोगों को पहले से याद है गति के द्वितीय समीकरण का। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सही भी लिख दें कि ये देखो ये प्रारंभिक वेग दिया तो इसको आप लोग वहाँ मानते थे u और यहाँ क्या मानेंगे? इसको अंतिम वेग v। तो गति का द्वितीय समीकरण, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान ना दें अभी, मानी अच्छी आ रही है। तो गति का द्वितीय समीकरण हम लोगों को क्या याद है? v² बराबर u² और प्लस में ट्वाइस as। अब हम लोगों को ये पता है v हम लोगों का अंतिम वेग हुआ करता था, u प्रारंभिक वेग हुआ करता था या है, 2 तो एक अचल राशि है, a हमारा त्वरण है और s क्या है? विस्थापन। तो यहाँ से s का मान ले जाके आप वहाँ रखेंगे। ठीक है। s का मान आप वहाँ जाके रखेंगे। अब लेकिन एक समस्या आप फिर से बोलेंगे सर आपने हमें यहाँ पे a का मान नहीं दिया है। ठीक है। a का मान नहीं दिया है तो a का मान भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो a का मान क्या होता है? a फार है त्वरण। ए फार है त्वरण। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो रहा है आप लोगों के हिसाब से, तो थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन पे कीजिए। 2 सवाल हमने इजी करा के आप लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया है और माना कि बढ़ भी गया है। तो वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में
परिवर्तन ही क्या होता है, त्वरण। तो हम लोग यदि हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग क्या ध्यान दे पाएंगे, वेग में परिवर्तन। वेग जो पहले 4 था अब कितना हो गया, 8। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया है, तो वेग में परिवर्तन का अर्थ होता है, सीधा आप ये भी लगा सकते हो, अंतिम वेग और माइनस में प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो अंतिम वेग था 8 और प्रारंभिक वेग कितना है, 4। तो मात्र कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से आप ए का मान कितना रख सकते हैं, इसमें 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो ए का मान आप रख सकते हैं 4। तो भी का मान कितना दिया हम लोगों को, अंतिम वेग हम लोगों ने माना है 8, तो 8 का वर्ग। यू का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग ट्वाइस। ए का मान कितना निकाला हमने वहाँ पे 4, और एस का मान हम लोग निकालने आए हैं। ठीक है, इस एस का मान आप निकालने आए हो, तो हम लोग अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। 8 का वर्ग हो जाएगा कितना, 64। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और आपको इस एस का मान निकालना है। इसको आप इस साइड जाके पक्षांतर करके घटाएंगे तो मात्र कितना बचेगा, 48। 64 में से जब 16 जाएंगे 48, और यहाँ पे होगा हमारा 8s, और 8 से जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो हम लोगों का s का मान कितना आ जाएगा, 6। और s क्या है हमारा, s है हमारा यहाँ पे विस्थापन, s है विस्थापन। ठीक है, तो इस विस्थापन को आप यहाँ जाके पुट कर देंगे। विस्थापन मिल गया हमारे लिए कितना, 6। अब लेकिन अभी भी आप बोलेंगे सर बल तो दिया नहीं गया है, तो हम लोगों को बल की गणना भी करनी पड़ेगी अब तो। ठीक है, तो पहले हम लोगों को त्वरण की गणना करनी पड़ी। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन मतलब वेग बटे समय। तो केवल एक वेग और समय आपको दिया नहीं गया था, तो इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ से वेग में परिवर्तन का एक सूत्र लगा दिया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। उससे हम लोगों को वेग में परिवर्तन अर्थात ए का मान मिल गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग बल को निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो बल का सूत्र आप लोगों को याद है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा में त्वरण, और हम लोगों को द्रव्यमान कितना दिया है, 1 किलोग्राम। तो अब इसका उपयोग किया हम लोगों ने। त्वरण आपने पीछे से कितना निकाला है, 4। तो बल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल 4 न्यूटन। अब इसको भी आप ले जाके कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस बल की जगह पे 4 रखेंगे, तो हम लोगों ने इसी सवाल को थोड़ा सा लेंथी खिंच गया है ये। बाकी हम लोगों को पता है कि हम लोग चाहे जेल भरी का एग्जाम देने जाएं, चाहे आरक्षक का, वहाँ पे आपके पास समय बहुत है। 2 घंटे में केवल 100 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, 1-2। तो मानिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए, तो उसमें से 2 ईजी और इस टाइप का लेंथी आ सकता है, जिसमें आप 2 से 5 मिनट भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वाले सवाल में पहले ए का मान निकाला, गति के द्वितीय समीकरण से हम लोगों ने विस्थापन दूरी का मान निकाला, और फिर त्वरण का मान नहीं बल का मान निकाला। अब हम लोग जाके कार्य की जो गणना करने को बोला गया है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, उसमें 4 गुणा 6 मतलब 24 रख के आप लोग 24 जूल हमारा आंसर बोल देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 जूल। तो सवाल थोड़ा लेंथी हो, हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर लेते हैं कि कोई बल जिसकी बल की गणना भी नहीं, यानी बल की हम लोगों को जानकारी भी नहीं दी गई है, 1 किलोग्राम पिंड की गति को 1 किलोग्राम की पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो हमें उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी थी। अब कार्य का सूत्र हमें याद आया, बल गुणा विस्थापन, मतलब हमें पहले बल पता करना पड़ेगा, साथ में विस्थापन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले बल का यदि मान ज्ञात करने जाते, तो हम लोगों को द्रव्यमान 1 तो दिया था, लेकिन त्वरण का मान नहीं दिया था, तो हमने त्वरण का मान यहाँ से निकाल के दे दिया आपको। साथ में हम लोगों को विस्थापन अर्थात दूरी निकालनी थी। दूरी के लिए हम लोगों के पास एक अच्छा खासा समीकरण है, गति का समीकरण 2as। और जी कल हमने आपको कुछ चीज़ें दूरी समझाई थी, जैसे हमने आपको गति के 3 समीकरण लिख के तो दिए थे, तो उसमें हमने ये नहीं बताया था कि किस जगह पे कैसे यूज करेंगे। तो आपको उसको भी क्या ध्यान देना है कि गति का प्रथम समीकरण क्या था हमारा, गति का प्रथम समीकरण था आपका v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे आपको समय का मान रखना पड़ेगा, पूरे सवाल में समय का मान नहीं दिया गया है, गति दी गई है। तीसरा समीकरण कौन सा याद किया हम लोगों ने, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी फिर से t है, तो यहाँ भी हम लोग को t नहीं दिया गया है।
तो हम लोग अब बचा केवल कौन सा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, जिसमें कहीं भी टी का मान नहीं है और हम लोगों को प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग तुरंत हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, मतलब v का मान, u का मान, a का मान हम लोगों ने लिया है और s का मान चाहिए है। तो इसी प्रकार से आपको गणना करनी है कि क्या क्या दिया है, क्या पूछा है, उस हिसाब से अपन समीकरणों का चयन करके अपना सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने विस्थापन का मान निकाल के वहाँ पर बल और विस्थापन का मान रख के कार्य का मान निकाल दिया है। सवाल लेंदी है, लेकिन यही सवाल हमें लगता है ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा जो सब पे बनने वाला नहीं है और जिस पे बनेगा वो एक नंबर ले जाके कंपटीशन में आगे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है। आगे चलते हैं। एक चीज़ हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। हम लोगों ने आप लोगों की सहायता के लिए या फिर आप लोगों के कहने को लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी लगातार प्रयासरत हैं, इसलिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम भी हम लोगों के प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के नाम पे रखा जाएगा, जिसके लिए आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड करके जैसे पेपर आप लोगों को ये जेल प्रहरी को देखने को मिल रहे हैं, उसी पेपरों को हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से एनालिसिस करके उन्हीं के आधार पर बिल्कुल सेम टू सेम मॉक पेपर बनाए हैं आप लोगों के, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस करके आगे आने वाले दिनों में और अच्छे नंबर पा सकते हैं। रोज़ मत लगाइए अभी, लेकिन आप अपने हिसाब से लगाइए और अच्छे से अच्छे नंबर पाइए, और आगे जाके जो हम लोगों को दूसरे एग्जाम होने हैं उनके भी आपको मॉक पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। डेली एनालिसिस भी आप लोग हमारी चैनल पे देख रहे हैं, तो उनको आप लेके अपना और लाभ पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया हमने आपके लिए, कोई पिंड जो है 10 सेकंड में किसी वृत्ताकार पथ पर 4 चक्कर लगा लेता है, उसका कोणीय वेग ज्ञात करना है। अब कोण शब्द आया है, हमारे ख्याल से आप लोगों को कोणीय वेग की जानकारी पहले से है। आगे जाके भी हम आप लोगों के न्यूमेरिकल बता रहे हैं, आगे जाके जब भी हमें टाइम मिलेगा, आप लोगों के पास भी टाइम होगा, तो हम लोग इसकी कंप्लीट क्लासेस लेके आएंगे कि सब चीज़ों की पहले परिभाषा चित्र बना के सब कुछ हम लोग समझेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को थ्योरी का ज्ञान पूरा है और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने नहीं आते हैं। तो यदि आपको कोणीय वेग याद है तो कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, सबसे सामान्यतः आपको तो वेग याद है, यदि नहीं भी याद है तो हम आपको याद करना बताने की सिखाने की कोशिश करें। आपको यदि वेग याद है तो वेग का सूत्र क्या होता था, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे बस वेग के आगे क्या लग गया, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का सूत्र बनेगा, अब को का मतलब कोणीय मान लें, तो कोणीय विस्थापन और बटे में समय मान लें। और कोण कब बनते हैं, कोण सामान्यतः बनता है इस प्रकार से चाप के जैसा। जब भी हम लोग किसी वृत्ताकार मार्ग पर लगातार गति करते रहते हैं तो वहाँ पर हर बार हर एक बिंदु पर कोण का मान क्या होता है, चेंज होता है। तो वही यहाँ पर लिखा भी है कि वृत्ताकार पथ पर आप चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन जो होता है वो कोण के रूप में दिखलाया जाएगा, ना कि दूरी के रूप में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि हम लोग 4 चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनता है, तो हम लोग सबको याद है सर, एक चक्कर लगाने में बनता है 360 अंश का कोण। तो 4 चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बस ये ध्यान देना है कोणीय वेग निकालने के लिए। तो सीधा मान रख के दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं समझाते हैं, जो वीडियो लंबा हो रहा है। कोणीय वेग हम लोगों को बस ये ध्यान देना है, कोणीय वेग में कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन कोण के रूप में दिखलाया जाता है। तो एक चक्कर बराबर होता है 360 अंश। और हमारे ख्याल से आप सबको याद है कि फिजिक्स की ज़्यादा क्वेश्चनों में आप लोगों को ऑप्शन जो है अंश में ना मिलके पाई में मिलेंगे, और 360 अंश का मतलब ही कितना होता है, 2 पाई। तो एक चक्कर में 2 पाई का कोण बनेगा। तो हम लोगों को कितने चक्कर लगाने को बोला गया यहाँ पे, 4 चक्कर। तो 4 चक्करों में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, कोणीय विस्थापन। तो 8 पाई हो जाएगा हम लोगों का कोणीय विस्थापन। 8 लिखना, 80 नहीं लिखना है। ये चक्कर अधूरा हो गया है तो इसको पूरा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 पाई और बटे में समय, वो कितना दिया हमने आपको, 10। तो 0.8 पाई, इसको आप क्या लिखेंगे, रेडियन प्रति सेकंड। तो इसमें भी कुछ खास नहीं किया हमने, बस बीच का सवाल एक लेंदी लिया था थोड़ा सा आप लोगों की सिंसियरिटी को बढ़ाने के लिए। फिर से यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। कोणीय वेग का सूत्र आपको याद कराना है, कोणीय विस्थापन बटे समय। और कोणीय विस्थापन कोण में नापा जाएगा, और हम सबको पता है एक चक्कर मतलब 360 अंश। और हम लोगों को ये भी याद है पाई की वैल्यू होती है 180। तो 360 में 2 180 हैं, अर्थात 2 पाई। और 2 पाई का ही अर्थ हो जाएगा, यानी 2 पाई के अनुसार फिर आप लोग जब 4 चक्कर लगाएंगे तो 4 चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पाई।
तो 8 पाई को जब आपने यहाँ पर रखा है और समय हम लोगों को दिया 10 सेकंड, तो 8/10 का मतलब हो जाएगा 0.8 और साथ में पाई लगा रहेगा पीछे। और कोण का ऐसा ही मात्रक क्या है आप लोगों को याद है, रेडियन, और समय का मात्रक है सेकंड। तो हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड। इस सूत्र का भी उपयोग करने को आपको आ सकता है। तो मोस्टली क्वेश्चन गति से ही आते हैं, इसलिए हमने मोस्टली गति से जोड़े हैं। वैसे कल हमारा मन है आप लोगों के लिए कुछ लेंस के और कुछ विद्युत धारा संबंधी गति क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी मैथमेटिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि हमने देखा है जेल पहरी के एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो जितना हमें मटेरियल मिलता जा रहा है उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियो और क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला गया है, ठीक है। तो वापस जब वो आएगी तो वापस आकर ज़मीन से टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा। चित्रात्मक प्रदर्शन फिर से करना पड़ेगा हमें आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ से मान लीजिए हमने कोई गेंद उछाली है और उछालते समय उसका वेग कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। शुरुआत से उसका वेग आपको दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड। अब वो उछलेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगी और फिर वापस आएगी नीचे की ओर। तो जब वो नीचे की ओर यहाँ टकराएगी तो यहाँ पर टकराने का वेग हम लोगों को निकालना है। तो टकराने वाला वेग हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो कहानी फिर से थोड़ी सी लंबी होने वाली है इस बार। तो ये वाला क्वेश्चन भी ये मानिए कि सिलेक्शन देने वाला रहेगा। जिसने पे ये क्वेश्चन कर लिया उसका सिलेक्शन साइंस के मामले में पक्का। बस ये है कि बाकी के सवाल आपको सीख के जाना है जो भी दूसरे सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, गेंद ऊपर गई है, अब नीचे आएगी, ठीक है। नीचे आते समय हम सबको पता है कि जब भी हम लोग पृथ्वी के निकट आते जाते हैं तो निकट आने पर हमारा जो वेग है वो त्वरण के कारण क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो त्वरण जो है विपरीत गति में क्रिया करने के कारण हमारे वेग को कम कर देगा। तो मैं पहली बात तो अब ये निकालनी पड़ेगी, जो त्वरण की भाषा है वो तो समझ में आ गई कि हम लोग कितने ऊपर तक गए थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितनी दूरी तय कर ली, अर्थात क्या निकालना पड़ेगा आपको, विस्थापन। तो जितना विस्थापन आप ऊपर जाते समय तय करोगे उतनी विस्थापन आपको कहाँ तक आने में तय करना पड़ेगा, नीचे आने तक तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को उछाल दिए हैं। तो हमें विस्थापन की गणना करनी है। अब विस्थापन की हम लोगों को गणना करनी है, लेकिन फिर से समय दिया नहीं गया है, ठीक है। समय दिया नहीं गया। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, गेंद आपने उछाली है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और हर एक समय एक निश्चित समय के बाद वो ऊपर जाते जाते यहाँ पे कहीं जाके रुकेगी। तो यहाँ पर रुकते समय उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। और जब यहाँ, ठीक है, वेग जो हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे बस आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत की है आपने 8 से और यहाँ पे ऊपर गए हो और जाके रुक गए हो। और शुरुआत को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, जिसको आप बोलते हैं u। अंतिम वेग ऊपर जाके हो जाएगा v, ठीक है। ये भी लिखा है, थोड़ा सा बिगड़ गया, इसको सुधार देते, नहीं तो आपको u जैसा लग रहा है। ये अंतिम वेग v है। तो हम लोग पहले इस वाले ऊपर जाते समय का विस्थापन निकालेंगे और फिर वापस आते समय उसी विस्थापन का यूज करके इसकी गणना कर देंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा समझा तो इस चीज़ को भी पूरा कर ही लेते हैं। जब हम लोग नीचे आने शुरू करेंगे तो ये 0 को ही शुरू करेंगे यहाँ पे। तो नीचे आते समय जो हमारा u है वो हो जाएगा 0 और टकराते समय जो v है वो हम लोगों को निकाल के देना है, ठीक है। तो इसी वाले v की गणना हम लोगों को करनी है। और बस बीच में विस्थापन की हम लोगों को कमी है वो हम लोग निकालेंगे। अब फिर से हम लोग वही सोचेंगे, गति के समीकरण हमने पीछे पढ़े थे, ऐसा कौन सा समीकरण था जिसमें v हो, u हो, s हो और लेकिन t ना हो, सबसे बड़ी बात तो क्या ना हो, t। तो फिर से आपको याद आया पीछे के आज की वीडियो से, गति का द्वितीय समीकरण, तो ये मानिए गति के द्वितीय समीकरण। तो गति के जो समीकरण हम लोग आज के समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या बोलते हैं आप लोग, वरदान अमृत सिद्ध हो रहे हैं, अब हो चुके हैं वो। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या पता है आप लोगों को, v² बराबर में u² प्लस में 2as। अब एक चीज़ और छिपा के रखी है हमने आपसे, उसकी भी चीज़ गणना का हम चर्चा करने वाले हैं। तो v मतलब अंतिम वेग जो कि कितना है, 0। अब इस पर 2 की घात लगाएंगे तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रारंभिक वेग u का मान कितना दिया हमने आपको, 8। फिर 2 तो जगह तो रहेगा, आप फिर से बोलेंगे सर a फॉर होता है त्वरण। अब त्वरण की चर्चा तो हुई नहीं है। और एक गेंद आपने उछाली है और वापस टकराने वाली ज़मीन से अर्थात पृथ्वी से, और पृथ्वी के पास खुद का त्वरण है, इसलिए इसको दिए जाने की आवश्यकता है नहीं। उसकी वैल्यू आप कितनी यूज करेंगे, 9.8। लेकिन इस चीज़ की भी आपको ध्यान देना है कि 9.8 हम लोग पृथ्वी से कहाँ जा रहे हैं,
ऊपर की ओर। तो इसकी वैल्यू अभी कैसी रखेंगे आप, ऋणात्मक। इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे आप, ऋणात्मक। तो आपको माइनस का 9.8, बल्कि हम तो ये भी देखेंगे कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में इसी को लगभग में कितना यूज करना है, 10। ठीक है, लगभग 10 यूज करना। तो 9.8 थोड़ी सी कठिन वैल्यू हो जाएगी, इसलिए आपको अपने प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन 9.8 वाले कम ही मिलेंगे। तो हम लगभग में 10 लेके चलते हैं और गुणा में लिखेंगे s, क्योंकि s की गणना हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये तो 0 हो गया, ये 8 माइनस में 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20, और s फा रहेगा ऐसी। तो अब हम लोग 20 को उस साइड फेंक देंगे ताकि जाके हो जाए वो प्लस कर 20s, और सामने कौन है 8। तो s की वैल्यू कितनी रहेगी हम लोगों की, 8 और बटे में हो जाएगा 20। तो दोनों को हम लोग अब काट लेते हैं। तो 4 से कटेगा ये 2 बार और नीचे वाली वैल्यू कटेगी 5 बार। तो 2/5 मीटर, 2/5 मीटर क्या आ जाएगी हमारा विस्थापन। अब इस 2/5 मीटर जो हमारा विस्थापन आया है, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 मीटर, फिर 0.4 मीटर। केवल 0.4 मीटर बस फेंक पाए और वापस कहाँ आ जाना पड़ेगा हम लोगों को, नीचे। और ये छोटी सी एक गलती कर दी है हमने, तो उसको सुधार लेते हैं हम। ये 64 रहेगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर करना था हमने, कल यू लेके चले हैं। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और ये माइनस का 20s हो जाएगा, और ये तो 0 था तो ये 20s इस साइड आएगा, और यहाँ पर जो 64 है तो s की वैल्यू होगी हमारी 64 और बटे में 20। तो जब आप इसको 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 16/5 बार। तो गलती को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें और आगे सीखने पे ध्यान दें। तो ये गलती आपको नहीं करनी जैसे हमने की है यहाँ पे। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों की, 16/5। ठीक है, s की वैल्यू होगी 16/5 मीटर। अब हम लोग दूसरी स्थिति में हम लोगों को किसकी गणना करनी, v की। और u का मान दिया है, s का मान हम लोगों ने निकाल लिया, a का मान हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। तो फिर से हम लोग 9.8 के रूप में 10 का यूज करेंगे। तो इसी गति के समीकरण का फिर से यूज करेंगे आप, जो कि हम लोगों को क्या याद कराया गया है, b² बराबर u² और प्लस में ट्वाइस as, या फिर आप इसी में इसको gs लिखा देखेंगे किताबों में। और g गुरुत्वीय त्वरण है, ये सामान्य त्वरण है। तो हम लोगों को पता है, हम लोग पृथ्वी के मामले में तो त्वरण तो हम लोग अपने मन से रख देंगे। तो v की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। u का मान हम लोगों को कितना दिया गया, कितना लेना है, 0, क्योंकि जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो जब वो गिरना शुरू करेगी शुरुआती वेग उसका 0 रहेगा, और नीचे आते आते उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो हम लोग उसी की गणना करने वाले हैं। और प्लस में 2 तो 2 ही रहेगा, और a की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं, 10, और गुणा में s का मान हम लोगों ने कितना लिया था, 16/5। अब आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि हम लोग जब पृथ्वी की ओर आते हैं, पृथ्वी की ओर आने पे g का मान पॉजिटिव रहेगा, और पृथ्वी से दूर जाते समय g का मान ऋणात्मक रहेगा। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसको भी ध्यान रखना है। तो 5 से ये कटेगा 2 बार, और यहाँ पे बचेगा आपके v² बराबर 2 दूनी 4 और 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64। तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छा आया है, मतलब जिस वेग से आप ऊपर निकले थे उसी वेग से आप नीचे आ गए हैं। बस बुरी बात यह है कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा हम लिख देते चलिए। तो 20 से भी 2 से 2 कट जाएंगे और हमारा आंसर केवल कितना आ गया है, 8 ही जैम करता हूँ। मतलब जिस वेग से आप ऊपर फेंके गए थे उसी वेग से कहाँ आ गए, नीचे। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर जैम करता हूँ कितना होने वाला, 8। तो आंसर काफ़ी ईजी आया है, बस आपको समझ के चलना है। तो हम फिर से समझा देते हैं, परीक्षा में सेम क्वेश्चन तो मिलने वाला है नहीं, आपको स्थितियाँ चेंज मिल सकती हैं। तो जब आप वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो फेंकते समय आपको वेग दिया है, तो प्रारंभिक वेग ऊपर जाके कहीं ना कहीं जाके आपको रुकना पड़ेगा। तो रुकते समय अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे हम लोग जब वापस आएंगे तो वापस आते समय जब आप शुरू करोगे नीचे आना, तो फिर से हम लोगों का प्रारंभिक वेग 0 होगा, लेकिन अंतिम वेग हम लोगों से फिलहाल पूछा गया है। पूरे सवाल में समय की चर्चा थी नहीं, हम लोग ऊपर जाने की दूरी तो निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों को विस्थापन निकालना पड़ा पहले, और विस्थापन के लिए हम लोगों ने गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग किया, और आगे जाके हम लोगों ने इससे विस्थापन निकाल के उसको यहाँ पे पुट कर दिया। हम फिर से रिपीट करते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हैं, पर इस गलती को आप लोगों को नहीं करना है। 8 का वर्ग हमने नहीं लिखा था, तो आपको 8 का वर्ग लेके चलना है। तो फिलहाल में हम लोगों का आंसर रहेगा कितना, 8 ही। आगे चलते हैं, इसको रिवीजन करें, रिवाइंड करके फिर से देखें, और कोई भी डाउट होने पर हम लोगों से संपर्क करें। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी पर इम्पोर्टेंट है। 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पे क्या हुआ। जैसे हमें ख्याल से बहुत लोगों ने याद कर रखा है कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, पर हम लोगों को इस बार 40 ही दे दिया गया है,
और फ़ारेनहाइट पैमाने की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, पर इस बार -40 नहीं लिखा, कितना लिखा है +40। तो -40 पे दोनों सेम होते हैं, पर +40 हमारे सेल्सियस पैमाने पर दिखाने पर फ़ारेनहाइट पैमाना क्या दिखलाएगा। तो हम लोगों ने जहाँ तक जब तापमान चैप्टर या फिर ऊष्मा चैप्टर पढ़ रखा होगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर पीछे की साइंस के क्लासेस में, तो आप लोगों को एक सूत्र बताया गया होगा कि सेल्सियस पैमाने का प्रारंभिक अंक होता है 0 और उसमें कुल अंक कितने लेते हैं 100, तो C - 0/100 लिखते होंगे आप लोग। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, उसका प्रारंभिक अंक क्या होता है 32 और बटे में लिखते हैं यहाँ पे 180, मतलब उसमें कुल अंक होते हैं 180, अंतराल होते हैं 180। इसी के अलावा आप ये आगे जानना चाहें तो केल्विन की जब बात है तो केल्विन का सबसे पहला अंक होता है 273, उसमें कुल अंतराल कितने होते हैं 100। उसका और संबंध आप लोगों ने पढ़ रखा है हमारे ख्याल से रोमर का पहला अंक होता है 0, उसमें कुल अंतराल होते हैं कितने 80। तो ये चारों आपस में इस प्रकार से बराबर होते हैं और आपको जिसका मान दिया उसका मान रख के आप बाकी को 2 उसके बराबर रख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों को केवल इन दोनों का यूज करना है कि हमें सेल्सियस का मान दिया, फ़ारेनहाइट पूछा। हम फिर से रिपीट करते हैं, आपको याद है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कब बराबर होती है जीएस में -40 पर यहाँ पे आपको -40 नहीं दिया है, आपको +40 दिया है। किसकी वैल्यू सेल्सियस की। तो आप इस वाले समीकरण में C की जगह पे कितना रखेंगे +40, -0 का कोई अर्थ है नहीं, बटे में कितना आएगा 100 और सामने है F -32 और बटे में है 180। इसका मान निकालने जाएंगे, अब थोड़ा बहुत काट लेते हैं इसको हम। 20 से हमने इसको काटा तो ये कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा ये 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 बार और 36 का आप यहाँ पर तिलक गुणा कर देंगे। ठीक, 36 दूनी कितने हो जाएंगे 72 और सामने है F -32। ठीक है, तो 32 को जब आप इस साइड फेंकोगे तो F की वैल्यू हो जाएगी 72 और धन में हो जाएंगे 32। तो हम लोग सोचे थे माइनस हो गए 40 आएगा, तो माइनस नहीं हुआ, प्लस हो रहा है इस बार उल्टा। F की वैल्यू हो जाएगी 32 और 72 कितने हो जाएंगे 104। और जो आप लोगों को याद है तो हमने 104 अपने आप ही आगे डिग्री लगा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोगों को जो याद है कि -40 पे दोनों बराबर होते हैं, तो जब आप यहाँ पे -40 रखेंगे तो आपको यहाँ पर जैम करते हुए -40 मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप इसी वाले सूत्र से निकालेंगे। यदि कभी आपको सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में या रोमन में, आल्फा रोमन हो तो उसमें चेंज करना हो तो आप इसी सूत्र से कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में आपको हमने इस सूत्र को करना दिखाया। तो 40 जब डिग्री सेल्सियस पैमाने पर देखोगे आप तो फ़ारेनहाइट पे कितना दिखेगा 104 दिखेगा। तो इस सूत्र की सहायता से आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ फिर से रिपीट करते हैं, आप लोगों को जेल प्रहरी और आगे जाके और भी अच्छे एग्जाम्स के सभी एग्जाम के मॉक पेपर्स हम लोग जो डेली एनालिसिस कर रहे हैं उस आधार पर हम लोगों ने अपने प्रज्ञा स्मार्ट क्लास नाम के ऐप पे डाल रखे हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर लिखा मिल जाएगा। उसमें आपको इस प्रकार से PU लिखा मिलेगा, यहाँ पर आप लोग हमारे इस लोगो पे भी ध्यान दे सकते हैं। सेम लोगो बना मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करें, पेपर लगाएं। कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क करें और अपने डाउट सॉल्व करके पेपर में अधिक से अधिक नंबर पा के नौकरी पाएँ। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।